Class 11th, Unit 1, Diversity in the Living World, Chapter 1, The Living World। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिलेबस विथ रोहित पर। यहाँ हम मिलकर क्लास 11th बायोलॉजी के सफ़र पर निकलेंगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जीवन के असली रंग दिखाएगा। छोटे से सेल से लेकर बड़े बड़े इकोसिस्टम्स तक सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ बायोलॉजी आपको दिखाएगी कि कैसे एक सिंगल सेल से लेकर पूरी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रंगमंच बसा हुआ है। क्लास 11 बायोलॉजी आपके एकेडमिक सफ़र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप डॉक्टर, बायोलॉजिस्ट या इन्वायरमेंटलिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं तो बायोलॉजी का ये सफ़र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट के ज़रिए हम जीवन के बेसिक क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे लाइफ क्या है, हेल्थ कैसे मेंटेन होती है और हमारा इन्वायरमेंट कैसे काम करता है। अब सोच कर देखिए कि आपको पता है कि सांस लेते वक्त आपकी बॉडी किस तरह से ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाती है, या फिर जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके बॉडी में जाकर एनर्जी में कैसे बदलता है। ये सब बायोलॉजी के ही जादू हैं। बायोलॉजी के सफ़र को शुरू करने से पहले चलिए उन वैज्ञानिक की ज़िंदगी और काम पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस विज्ञान को आज इस रूप में पहुंचाया है। इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। ये उपाधि उनके काम के महत्व को दिखाती है। चार्ल्स डार्विन जिनके नाम से ये उपाधि दी जाती है, उन्होंने इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जो बायोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग स्तंभ है, मूल स्तंभ है। डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये समझाया था कि जीवन का विकास कैसे होता है। उन्होंने ये कहा कि सभी प्राणियों यानी ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज टाइम के साथ इवॉल्व होती है और ये इवोल्यूशन का प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए होता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि प्रकृति में ऐसे प्राणी यानी ऑर्गेनिजम्स जीने में सफल होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा फिटेड यानी सूटेड होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अपने फीचर्स को अपने आने वाले जनरेशन्स में पास कर देते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इस प्रक्रिया के ज़रिए ही नई स्पीसीज़ का जन्म होता है और पुरानी स्पीसीज़ इवॉल्व होती है या बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अर्नस्ट मेयर ने डार्विन के काम को और आगे बढ़ाया। उनका सबसे बड़ा योगदान बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए उन्होंने समझाया कि स्पीसीज़ सिर्फ एक जैसे दिखने वाले जीवों का ग्रुप नहीं होते, बल्कि ये ऐसे जीव होते हैं जो आपस में मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, और ये जो बच्चे हैं ये आगे जाकर और बच्चे पैदा करने के लायक होते हैं। इस नए तरीके से साइंटिस्ट को स्पीसीज़ को डिफ़ाइन करने में मदद मिली। अर्नस्ट मेयर ने समझाया कि जब कुछ जीव अलग अलग जगह पर रहने लगते हैं तो उनमें नए स्पीसीज़ बन सकते हैं। इस प्रोसेस को एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहा गया। इस इमेज में बीटल्स की एक पॉपुलेशन को एक बैरियर, यहाँ पे ये एक नदी है, ये नदी इनको दो ग्रुप में बांट देती है। अब ये ग्रुप्स अलग अलग जगह पर रहते हैं और टाइम के साथ अलग अलग रंग और ट्रेट्स में बदल जाते हैं। जब ये बीटल्स इतने अलग हो जाते हैं कि ये आपस में बेबीज़ नहीं पैदा कर सकते तो ये नई स्पीसीज़ बन जाते हैं। मेयर के काम ने दिखाया कि दुनिया में अलग अलग प्रजातियाँ यानी स्पीसीज़ कैसे बनती हैं। मेयर ने जीवों को क्लासिफाई करने का एक नया तरीका भी दिखाया। पहले साइंटिस्ट सिर्फ जीवों के फिजिकल फीचर्स देखते थे, लेकिन मेयर ने कहा कि हमें उनके रिश्ते और जेनेटिक सिमिलरिटीज़ को भी देखना चाहिए। इस नए तरीके ने हमें जीवों को सही से समझने का एक अच्छा तरीका दिया। इसीलिए शायद अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, क्योंकि उनका काम मॉडर्न बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के सफ़र में हम सिर्फ जीवों के रंग ही नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे प्राचीन काल से लेकर आज तक बायोलॉजी का विकास हुआ है। सोचिए, एक टाइम था जब इंसान के पास बेसिक सर्वाइवल के लिए भी लिमिटेड नॉलेज थी, और आज हम जीनोम एडिटिंग जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बायोलॉजी का ये सफ़र हमें इवोल्यूशन के उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ से हम समझ पाएंगे कि लाइफ कैसे शुरू होती है और कैसे ये पृथ्वी पर इतनी विविध यानी जीवंत फॉर्म में है। और सबसे पहले सवाल ये है कि बायोलॉजी है क्या? व्हाट इज़ बायोलॉजी? आपके बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से जो डिफिनीशन है वो है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यानी बायोलॉजी जीवन के रूप और जीवन प्रक्रियाओं का विज्ञान है।
इस सब्जेक्ट के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ कैसे शुरू होती है, कैसे चलती है और कैसे इवॉल्व होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक बायोलॉजी के थ्रू ही समझे जा सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें ही नहीं हैं, ये हमारे आसपास की जीवों से जुड़े हर एक छोटी बड़ी चीज़ को समझने का हमारे लिए एक अच्छा रास्ता है। जैसे जैसे हम अपने बायोलॉजी के सफ़र पर आगे बढ़ेंगे, इस 11th और 12th क्लास में एक बात को समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि इंसान हमेशा से अपने आप को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता आया है। इस नज़रिए को, इस दृष्टिकोण को हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू कहते हैं, जिसमें इंसान अपने आप को प्रकृति का केंद्र बिंदु यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है। लेकिन बायोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हम सिर्फ इस दुनिया के एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। हर ऑर्गेनिज्म, छोटा हो या बड़ा, अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और हर एक जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के अलावा एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, एक दूसरा व्यू भी है, जिसे हम इकोसेंट्रिक व्यू या होलिस्टिक व्यू कहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम पृथ्वी पर जीवन के हर फॉर्म को बराबर महत्व देते हैं, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक इंसान। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल होता है और सभी ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक बैलेंस में रहते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि हम सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की एक कड़ी हैं, न कि इस प्रकृति के मालिक। हमारे डिसीजंस का प्रभाव पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है और इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की सिमिलरिटीज यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्शंस को भी समझते हैं। बायोलॉजी की दुनिया में ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्शंस कहते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये कॉमन फीचर्स हमें ये बताते हैं कि सब ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कितने अलग क्यों न दिखते हो, असल में एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस की बात करते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है ऑर्गेनिजम्स के बीच की वो सिमिलरिटीज़ जो उनके इवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुई हैं। ये सिमिलरिटीज़ उनकी बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर में होती हैं। जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल से बना होता है। इन सब सेल्स में न्यूक्लियस होता है जो उनका कंट्रोल सेंटर होता है और जिसमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस और डीएनए ह्यूमंस, डॉग्स और चूहे, माइस सब में होता है और ये इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सब एक जैसे हैं। अगर हम डीएनए को देखें तो ह्यूमंस और डॉग्स का जो डीएनए है वो 84% तक सिमिलर होता है और ह्यूमंस और माइस का डीएनए जो है वो 85% तक सिमिलर होता है। ये सिमिलरिटी बताती है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में बहुत पुराना और कॉमन इवोल्यूशनरी लिंक है। इसके अलावा सभी ऑर्गेनिजम्स एनर्जी बनाने के लिए एक ही तरीके का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी में बदलते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीके से होता है, चाहे वो इंसान हो, कुत्ता हो या चूहा। ये सारी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस के अंदर आती हैं, जो हमें दिखाती हैं कि कैसे डिफरेंट स्पीसीज इवोल्यूशन के प्रोसेस में आपस में जुड़ी हुई हैं। इससे हमने जो भी एग्जाम्पल देखा ह्यूमंस, डॉग्स और माइस का, सबके सेल्स हैं उन सब में न्यूक्लियस होता है जो उनके जेनेटिक कोड को स्टोर करता है। डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। ह्यूमंस और डॉग्स के सेल्स में काफ़ी डीएनए एक जैसा होता है और सेम बात ह्यूमंस और माइस के डीएनए के लिए भी सही है। इसी तरह सभी जो सबके शरीर हैं वो एनर्जी बनाने के जो तरीके यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो भी एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड हैं, एक जैसे ही हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल कनेक्शंस की। सीधे वर्टिकल कनेक्शंस वो होते हैं जो एक स्पीसीज के अंदर जनरेशन के बाद जनरेशन पास होते रहते हैं और उनका काम होता है ट्रेड्स और जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना। इस प्रोसेस में हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों शामिल होते हैं। जैसे एक इंसान अपनी क्वालिटीज़, जैसे आँखों का रंग, हाइट और कुछ डिजीज़ न होने का रिस्क या होने का रिस्क अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके डीएनए में होती है जो उनके पेरेंट्स से उन तक आती है और वो अपनी अगली जो पीढ़ी है उसमें इसे फिर से पास कर देते हैं, जो उनके लाइफ टाइम में चेंजेस होते हैं उसको इंक्लूड करके।
हर जनरेशन के जीन्स में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, और ये इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन का, इसकी वजह से ही इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन होता है। ये चेंजेस टाइम के साथ इन्वायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व होते हैं, जिससे एक स्पीसीज़ अपने आप को अच्छा बनाती है। इस प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में सीधा जो चलने की एबिलिटी है जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं, या दिमाग का विकास और बात करने की जो कैपेसिटी है, वो जनरेशन से जनरेशन तक पास होती है। हर नई जनरेशन में ये क्वालिटीज़ पुराने जनरेशन से मिलती हैं। जो डॉग्स हैं, डॉग्स में जो कोट का उनका रंग है, जो उनका साइज़ है और जो बिहेवियर ट्रेट है, उनके माँ बाप से उनकी अगली जनरेशन तक आते हैं। कुछ ब्रीड तो अपनी इन ट्रेट्स के लिए ही उनको किया जाता है, जैसे हंटिंग या गार्डिंग के लिए। कुछ ऐसे डॉग्स हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्शंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं जीवन को समझने के लिए। हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस ये बताता है कि कैसे अलग अलग प्रजातियाँ जैसे ह्यूमंस, डॉग्स, चूहे अपने जेनेटिक मटेरियल और मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि जो वर्टिकल कनेक्शंस हमें ये दिखाता है कि एक प्रजाति के अंदर कैसे ट्रेड्स और क्वालिटीज़ जनरेशन के बाद जनरेशन पास होती हैं, और कैसे इवोल्यूशन के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, विकास करते हैं। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर हमारी जर्नी का पहला कदम होगा, जहाँ से हम समझना शुरू करेंगे कि जीवन क्या है और ये कैसे इतनी डाइवर्स फॉर्म में पृथ्वी पर फैला हुआ है। पृथ्वी पे चारों ओर जीवन ही जीवन है। जंगल में बड़े बड़े पेड़ों से लेकर छोटे से छोटे कीड़ों तक, इंसेक्ट्स तक, सब जंगल में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ओशंस में, गहरे पानी में मछलियों से लेकर वेल्स तक, और डेजर्ट्स के सूखे इलाकों में कैक्टाई से लेकर रेप्टाइल्स तक, हर जगह जीवन अपने अलग अलग रंगों में हमें देखने को मिलता है। हर इकोसिस्टम अपने आप में यूनिक है, और इनमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी लाइफ को सेट करके रखा हुआ है। जैसे डेजर्ट में कैक्टाई पानी की कमी में भी जिंदा रहने की स्किल को सीख लिया है, और ओशंस में जो डीप सी क्रिएचर्स हैं, माने बहुत बहुत अंदर रहते हैं समुद्र में, उन्होंने भी अंधेरे में जीने का तरीका सीख लिया है। वो इतने नीचे रहते हैं कि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती, फिर भी वहाँ लाइफ है। जंगल में अनेक प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक डियर और एक टाइगर को देख लीजिए, या एक पेड़ और उस पर रहने वाले इंसेक्ट, सब अपनी अपनी जगह पर एक चेन का हिस्सा है, सब सेट है। ओशंस के गहरे पानी में ऐसे क्रिएचर्स मिलते हैं जो किसी और जगह नहीं पाए जाते। वहाँ का जो सी एनेमोन्स है और जो जेलीफिश है, वो अपने लाइट एमिटिंग सेल्स से अंधेरे में भी चमकते हैं। जो डेजर्ट के सूखे इलाके में ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पानी की कमी में भी जिंदा रहने की स्किल सीख लेते हैं, जैसे कैक्टाई जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। हर इकोसिस्टम में जीवन अपने अपने तरीके से फैला हुआ है। जीवन अपने अपने तरीके से फलता फूलता है, और ये डाइवर्सिटी ही हमारे पृथ्वी को इतना रंगीन और जीवन के लिए स्पेशल बनाती है। इस रंगीन और स्पेशल पृथ्वी पर जितनी भी डाइवर्सिटी हम देख पाते हैं, असल में और भी ज़्यादा हैं जिसे जो हम देख पाते हैं उनसे। जो ऑर्गेनिजम्स आपको अपनी आंखों से नहीं दिखते, जैसे छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी इस बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा है। सोचिए, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में, एक बूंद पानी में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी आंखों से छुप जाते हैं, लेकिन इकोसिस्टम को बैलेंस को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पेट में भी होते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ये माइक्रो वर्ल्ड हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती है, और ये प्रूव करता है कि छोटे से छोटा लाइफ या बड़ी से बड़ी लाइफ का हर फॉर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी यानी जो कि लाइफ की रिचनेस को दिखाती है, हर इकोसिस्टम में अलग अलग रहती है, वेरी करती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कितने तरह की स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। दुनिया भर में लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक जानी और डिस्क्राइब की गई हैं, यानी 17 लाख से लेकर 18 लाख तक। लेकिन हर दिन अभी भी नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। हम अभी भी अपने प्लेनेट के सीक्रेट्स को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, इतनी ढेर सारी स्पीशीज है। इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, वो इकोसिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है।
बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी एरिया में अलग अलग प्रकारों के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना। एक जंगल को सोचिए एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें कई तरह के पेड़, पौधे और जानवर होते हैं। अगर किसी वजह से एक स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो बाकी स्पीसीज़ उसका रोल संभाल सकती हैं। इस वजह से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बना रहता है और वो अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख पाता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, सारी स्पीसीज़ जिंदा रह पाती हैं। रेजिलियंस ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी होने से रेजिलियंस ज़्यादा रहता है। रेजिलियंस का मतलब है इकोसिस्टम की वो कैपेसिटी जिससे वो किसी भी बदलाव, जैसे कोई डिज़ास्टर आया या क्लाइमेट चेंज आया, उसके बाद भी वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। जब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो इकोसिस्टम के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज़ अपना रोल निभाने के लिए तैयार होते हैं। सोचिए अगर एक इकोसिस्टम में मान लीजिए एलिफेंट्स हैं और वो एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब एलिफेंट्स क्या करते हैं? एलिफेंट्स बड़े मैमल्स होते हैं जो जंगल के इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अपनी एक्टिविटीज़ जैसे बड़े पेड़ों को गिराते हैं, रास्ता बनाते हैं, पौधों को खाते हैं। इसके ज़रिए ये जो पूरा लैंडस्केप है, जो पूरा ढांचा है, ये इसको बदलते रहते हैं। और अगर एलिफेंट ख़त्म हो जाए तो पेड़ों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सकती है, जिससे छोटे पौधों को सनलाइट और रिसोर्सेज कम मिलेंगे। ये दूसरे हर्बीवोरस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो उन छोटे पौधों पे डिपेंड करते हैं। इस तरह से ये जो पूरी एक चेन है, ये जो एक पूरी चेन रिएक्शन है वो शुरू हो सकती है, जिससे जो पूरे इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी स्ट्रांग है, अगर वहाँ ढेर सारे जीव हैं अलग अलग प्रकार के, तो वहाँ कुछ स्पीसीज़ एलिफेंट का रोल कुछ हद तक निभा सकती हैं, संभाल सकती हैं। जैसे राइनोसोरस को ले लीजिए, ये बड़े हर्बीवोरस होते हैं। ये एनिमल्स भी पेड़ों को खाकर या गिराकर इकोसिस्टम को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्पीसीज एलिफेंट का रोल पूरी तरह से संभाल सकें। काफ़ी हद तक संभाल सकते हैं, पर पूरी तरह से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का रोल नहीं संभाल सकती। यहाँ पे इसलिए क्योंकि एलिफेंट्स का जो साइज़ है, स्ट्रेंथ है और उनका जो बिहेवियर है वो उनको यूनिक बनाता है। फिर भी अगर स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी है तो इकोसिस्टम में तो कुछ रेजिलियंस होता है और जो इकोसिस्टम है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकता है। जैसे जैसे हम इन इकोसिस्टम को समझते हैं, हमें ये समझ में आता है कि बायोडाइवर्सिटी से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस कितनी बड़ी होती है। डाइवर्सिटी के बिना हमारा जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल, मतलब टूट सकता है और अनबैलेंस्ड हो सकता है, मतलब वो आसानी से टूट सकता है या अपना बैलेंस खो सकता है। और इसी डाइवर्सिटी का हिस्सा हम सब भी है, जिसमें हर एक स्पीसीज़ अपनी एक यूनिक जगह रखती है जो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। अर्थ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोचिए पृथ्वी पर कितने सारे स्पीसीज़ हैं, 17 से 18 लाख, और सब अलग अलग तरीके से सर्वाइव करते हैं। ये समझने के लिए कितनी सारी प्रजातियाँ कैसे जीवित रह पाती हैं और इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमें इन्हें एक ऑर्डर में लाना पड़ता है। अगर एक एक करके पढ़ेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कॉमन क्या है इनके बीच। अगर हमें लिविंग वर्ल्ड की इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है तो हमें इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इनके ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ताकि एक ग्रुप को समझ के हम उस ग्रुप में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं, उनको आसानी से समझ जाएं। इस पूरे प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिफरेंट यानी अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फैमिली का हिस्सा है और वो कैसे इवॉल्व हुआ, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। ये एक तरह से लाइफ का एक पेड़ जैसा है, लाइफ ट्री, जिसमें हर ब्रांच एक नई स्पीसीज या ग्रुप ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। हर ब्रांच हमें बताती है कि स्पीसीज अपनी आगे की जनरेशन में किस तरह से बदलती गई हैं और किस स्पीसीज के साथ इनका रिश्ता सबसे करीब रहा है, जिनसे ये ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाता है, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म एक बड़ा हिस्सा होता है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड, जुड़े हुए होते हैं। ये हमें लाइफ फॉर्म्स को के जो महीन, जो इंट्रिकेट कनेक्शंस हैं, उनको भी समझने में मदद करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पर ये इवोल्यूशन हुआ कैसे, तो लीजिए आपको एक क्विक समरी बता देता हूँ।
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जीवन की शुरुआत एक सिंपल सेल से हुई जो एक प्रोकैरियोट था। प्रोकैरियोट मतलब एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं था। ये प्रोकैरियोट जो सेल्स थे वो पृथ्वी पर पहले जीवन के रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले लाइफ आई और इनका डीएनए एक सिंपल सर्कुलर फॉर्म में सेल के अंदर घूमता था, फ्री फ्लोटिंग था, बाउंडेड नहीं था। इन सेल्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे, लेकिन ये सेल्स अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल थे, सर्वाइव कर सकते थे। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया, ये अपने इन्वायरमेंट में कई प्रकार के बायोकेमिकल प्रोसेस को करते हैं, ये कर सकते थे, जिसमें फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस भी शामिल था। इस प्रोसेस के जरिए ये सेल्स अपने लिए एनर्जी जनरेट करते थे। ऑल ऑफ अ सडन कुछ केमिकल्स मिले और उन्होंने अपने लिए एनर्जी बनाना, एनर्जी स्टोर करना चालू किया। कितनी फैसिनेटिंग केमिस्ट्री है इनकी। ठीक है, वो फिर कभी बात करेंगे। तो लाखों सालों तक ये जो सिंपल सेल्स थे वो इवॉल्व होते गए और फिर एक नया डेवलपमेंट हुआ, यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप हुए। मतलब जो सेल थे पहले वाले वो कॉम्प्लेक्स हुए। इन ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट से सेल्स में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने की क्षमता आई और इसने सेल्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इफिशिएंट बनाया। यूकैरियोटिक सेल्स के इवॉल्व होने के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ, जहाँ कई सेल्स एक साथ आकर एक ऑर्गेनिजम्स बनाते थे और हर सेल अपना स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता था। जो प्रोकैरियोट सेल थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थे, इसलिए वो आपस में जुड़ने की शक्ति उनके पास नहीं थी। लेकिन जब ये सेल यूकैरियोटिक हुए तो उनको लगा कि काफ़ी चांसेस बढ़ते हैं अगर हम एक दूसरे से जुड़ के एक बड़ा सा सिस्टम बनाते हैं। ऐसा सोच के उन्होंने मल्टीसेलुलर एक दूसरे से जुड़ना चालू किए और जो भी हम देख पा रहे हैं, जो पूरी लाइफ है हमारे सामने, वो सब मल्टीसेलुलर है। यूकैरियोटिक सेल्स के विकास के साथ जीवन के अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होने लगे। पहले बड़ी जो डिवीज़न हुई किंगडम्स में हुई, जिसमें ज़िंदगी को उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बांटा गया। इसमें प्लांटेई, एनिमेलिया, फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा जैसे किंगडम्स जो है विकसित हुए। इसमें हर किंगडम के ऑर्गेनिजम्स अपने अलग अलग फीचर्स और फंक्शन के आधार पर उनको बांटा गया, उनको क्लासिफाई किया गया। प्लांटेई किंगडम के ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें फोटोसिंथेसिस करने की शक्ति थी, उनके पास ये क्षमता थी, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन के लेवल को उन्होंने बढ़ाया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए जमीन पर रहने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। बिना ऑक्सीजन के कौन जी सकता है। किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को और भी डिवाइड किया गया। फर्दर उनके फाइलम के आधार पर डिवाइड किया गया, जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के आधार पर होता था फाइलम का डिसीजन। जैसे कॉर्डेटा फाइलम में वो सब ऑर्गेनिजम्स शामिल हुए जिनके पास बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसे नोटोकॉर्ड में बोलते हैं। और ये फाइलम फर्दर फिर इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया, जैसे फिश आई, एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स और मैमल्स। अब अगर मैमल्स की बात करते हैं तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनके पास हेयर या फर होता है और ये अपने यंग वंस को दूध पिला सकते हैं, इनको मैमल्स कहा जाता है। मैमल्स को फिर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। इन ग्रुप्स को ऑर्डर कहा जाता है। मतलब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, अभी के लिए रफ अंडरस्टैंडिंग आपके लिए है। तो मैमल्स के अंदर 3 ऑर्डर्स में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। मैमल्स को मोनोट्रीम्स आए, मार्सुपियल्स आए और प्लेसेंटल्स आए। जो मोनोट्रीम्स थे ये एग लेंगे मैमल्स होते हैं, जैसे कि प्लेटिपस और एकिडनास। जो मार्सुपियल्स थे ये इन मैमल्स के पास पाउचेस होते हैं जिसमें अपने यंग वंस को रखते हैं। इसमें कंगारूस, कोआलास और ओपोसम्स शामिल हैं। फिर प्लेसेंटल्स हैं, ये सबसे डाइवर्स ग्रुप हैं जिसमें यंग वंस को प्लेसेंटा के जरिए नरिशमेंट मिलता है। जैसे हमारे अंदर हम भी प्लेसेंटल्स हैं। इस ग्रुप में कई ऑर्डर शामिल हैं। अब इस प्लेसेंटल्स में भी कई तरह की स्पीसीज हैं, जैसे प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट क्या है? इस ग्रुप में लेमर, मंकीज, एप्स और ह्यूमंस आते हैं। फिर इस प्राइमेट्स को भी डिवाइड किया गया। अब लेमर, मंकी, एप्स आए, इनको डिवाइड किया गया
इसमें प्रोसीमियंस में जैसे कि लेमर्स, एंथ्रोपॉइड्स में जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमंस आते हैं इसमें। अगर और इसकी बात करें तो इसको भी एंथ्रोपॉइड्स को भी डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड किया गया न्यू वर्ल्ड मंकीज में, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में और एप्स में। एप्स में जो है इसमें लेसर्स एप आए, लेसर एप्स आए जैसे कि गिबन्स और ग्रेट एप्स भी आए, जिसमें ओरेंगुटान्स, गोरिल्लास, चिंपैंजीज और होमिनिन्स आते हैं। फिर होमिनिन्स के अंदर में जो है वो कई जीनस आए, मतलब इसके अंदर फिर से डिविजन्स हुए। देखिए कितने लेवल पे क्लासिफिकेशन, कितने लेवल पे डिवाइड, कितने लेवल पे ग्रुप्स बनाए गए हैं, ताकि हम आसानी से इतनी डाइवर्सिटी 17 से 18 लाख स्पीसीज को समझ सकें, सिर्फ ये समझ के कि ये ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसके हिसाब से हम सबको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये ब्यूटी है बायोलॉजी की। तो होमिनिन्स के अंडर में के जो इसके अंडर में ढेर सारे जीनस आए, उसमें भी फिर हमारा एक होमोजीनस आया। होमोजीनस के अंदर में भी ढेर सारी स्पीसीज थी, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, और इसी में हम भी आते हैं, इसी होमोजीनस के अंदर होमो सेपियंस, ह्यूमंस। इस प्रोसेस के जरिए हमने समझा कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स से लाइफ शुरू हुई और फिर जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। हर इवोल्यूशनरी स्टेप पर नए फीचर्स और अडेप्टेशंस डेवलप होते गए, जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें और नए इकोलॉजिकल स्पीसीज बन सकें। ये इवोल्यूशनरी जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे एक सिंपल सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक का सफर तय किया गया, और कैसे पृथ्वी पर जीवन इतना डाइवर्स और एक दूसरे से जुड़ा हुआ बन पाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक डायग्राम देख लीजिए ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि ये किंगडम्स कैसे जुड़े हुए हैं। ये बैक्टीरिया और आर्किया को एक साथ किंगडम मोनेरा कहा जाता है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब एक चार्ट के जरिए इस पूरी साइंस को, जिसमें ये सब पढ़ना समझना है हमें, उसके बारे में देखते हैं कि कैसे एक सिस्टम बनाया गया है इन सब को पढ़ने का, ये पूरी बायोलॉजी को पढ़ने का, 17 से 18 लाख स्पीसीज को पढ़ने का। और इस सिस्टम का जो नाम है वो भी सिस्टमेटिक्स रखा गया, सिस्टम को पढ़ने वाला सिस्टमेटिक्स। ये एक बड़ी फील्ड है बायोलॉजी की, जो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन, नेमिंग और इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है कि कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। इस सिस्टमेटिक्स को भी 2 प्राइमरी ब्रांचेस में बांटा जाता है, और एक है टैक्सोनॉमी और दूसरा है फाइलोजेनेटिक्स। सिस्टमेटिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से आया है। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है जो ऑर्गेनिजम्स के नामकरण यानी नेमिंग, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है, केंद्रित है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक और स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है और उसके अलग अलग फीचर्स के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। टैक्सोनॉमी में सबसे पहला जो कदम होता है वो ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग होती है, नाम रखना, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के जरिए होता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। बाइनोमियल जो नेमिंग सिस्टम है वो 2 इंटरनेशनल कोड के द्वारा गवर्न किया जाता है, इसको चलाया जाता है। इन दोनों का नाम है ICBN और ICZN। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के नाम के लिए है, यहाँ पे B है, B से बोटेनिकल। और फिर दूसरा है उसमें Z है B की जगह पे, तो ये हो जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ये एनिमल्स के नामकरण के लिए किया जाता है, नेमिंग के लिए। इन कोड्स के बारे में भी हम थोड़ी देर में अच्छे से समझेंगे। नेमिंग के बाद अगला कदम होता है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, जिसमें हम उन्हें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इस ऑर्डर को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। किसी भी एक हायरार्की को टैक्सा कहते हैं और एक से ज्यादा टैक्सा को टैक्सॉन कहा जाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे जो बड़ा लेवल है वो किंगडम का होता है, और जो सबसे स्पेसिफिक, जो सबसे नीचे वाला लेवल है, जो एकदम फाउंडेशनल लेवल है, वो है स्पीशीज का।
जो हायरार्किकल लेवल्स हैं इसमें देखिए ऊपर पहले किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। क्लासिफिकेशन के बाद अगला कदम होता है ऑर्गेनिजम्स की पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन। पहचान करने के लिए कई टूल्स और टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ये टूल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को उनके अलग अलग फीचर्स के आधार पर सही ग्रुप्स में रख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सबसे मेन टूल जो पहचान के लिए यूज़ होता है वो है डाइकोटोमस कीज़। डाइकोटोमस कीज़ क्या है? ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें आपको दो चॉइसेस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके जवाब आप ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक फीचर के आधार पर देते हैं। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म को और आप जवाब दे रहे हैं। हर क्वेश्चन के जवाब देने पर आप अगले नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं जहाँ फिर से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और अंत में जैसे जैसे आप जवाब देंगे आप धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म के जो स्पीसीज है आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये कैसे काम करता है? हर लेवल पे आपको 2 चॉइस दिए जाएंगे, आपको एक चुनना रहता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन हो कि क्या इस ऑर्गेनिज्म के पंख हैं और विकल्प हो हाँ या नहीं, तो आप सही जवाब चुन के आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोलेंगे हाँ तो आपको आपकी जो स्पीसीज होगी वो इस साइड में चली जाएगी जिनके पंख होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बाइनरी डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इसमें हर क्वेश्चन का सिर्फ एक सही जवाब होता है जो आपको अगले लेवल तक ले जाएगा, अगले लेवल के क्वेश्चन तक लेके जाता है। इस प्रोसेस के अंत में आप एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं, आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है। जो सिस्टमेटिक्स का दूसरा ब्रांच है वो है फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स सिस्टमेटिक्स का दूसरा ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। इसका मेन फोकस ये होता है कि स्पीसीज कैसे इवॉल्व होते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के नज़दीक में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फाइलोजेनेटिक ट्रीज इसका एक हिस्सा है। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो ट्रीज होते हैं जो स्पीसीज के बीच के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के कॉमन एंसेस्टर्स को दिखाते हैं और ये समझने में हमें मदद मिलती है कि कैसे स्पीसीज डेवलप हुई हैं। फिर डीएनए एनालिसिस भी इसका एक ऑप्शन है। जेनेटिक्स का यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स के डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज किया जाता है जो उनके इवोल्यूशनरी संबंध को रिवील करता है। डीएनए एनालिसिस से हम उन पैटर्न्स को समझ पाते हैं जो फिजिकल फीचर्स से दिखाई नहीं देते। इस यूनिट में हमारा फोकस टैक्सोनॉमी पे है, इसलिए हम टैक्सोनॉमी सेक्शन को डिटेल में समझते हैं और बाकी का फिलहाल अभी के लिए छोड़ देते हैं। शुरुआत करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से। जब ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना समझना चालू किया गया तो उनके नाम रखना भी ज़रूरी हो गया। नाम ऐसा होना चाहिए जो दुनिया के हर साइंटिस्ट और स्टूडेंट के लिए समझना आसान हो। सोचिए अगर हर जगह एक ही ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग नाम होते तो रिसर्च और स्टडी कितनी मुश्किल होती। इसलिए एक स्पेशल नेमिंग सिस्टम बनाया गया जिसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक साइंटिफिक सिस्टम है जो ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने के लिए यूज़ होता है। इस सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो सब साइंटिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। इस रूल से ऑर्गेनिजम्स का नाम स्टैंडर्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। चलिए इन रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। सबसे पहला जो रूल है कि बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और हमेशा आइटैलिक्स में लिखे जाते हैं। लैटिन एक एंशिएंट लैंग्वेज है, पुरानी, जो अब जनरली यूज़ नहीं होती है कहीं भी, इसलिए ये न्यूट्रल और स्टेबल लैंग्वेज है। इसलिए हम इसे एक न्यूट्रल और स्टेबल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि लैटिन किसी भी एक कंट्री या कल्चर से लिंक नहीं है अभी, क्योंकि कहीं बोली नहीं जा रही है, यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ये सबके लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आपको ये नाम हाथ से लिखना हो तो आपको आइटैलिक्स की जगह अंडरलाइन करना होगा ताकि ये क्लियर हो कि ये एक साइंटिफिक नाम है। अंडरलाइनिंग दोनों हिस्सों यानी कि जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट पर अलग अलग होती है ताकि ये साफ साफ दिख सके कि ये एक साइंटिफिक नाम है। एग्जाम्पल देखिए, मैंगोफेरा इंडिका को अगर हाथ से आपको लिखना हो तो मैंगीफेरा लिखना पड़ेगा, उसमें एम कैपिटल होगा और इंडिका, और अलग अलग अंडरलाइन करेंगे मैंगीफेरा के
नीचे अलग लाइन और इंडिका के नीचे अलग। दूसरा है जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का स्ट्रक्चर। हर बायोलॉजिकल नाम दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला शब्द जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे अगर हम मैंगीफेरा इंडिका यानी हमारे यहाँ के जो आम के पेड़ हैं उसकी बात करें तो मैंगीफेरा उसका जीनस है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज को इंडिकेट करता है। ये सिस्टम हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नाम देने में हेल्प करता है जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होती है। फिर तीसरा है कैपिटलाइजेशन का रूल्स। जो जीनस का पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल में होता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में एम कैपिटल है क्योंकि ये जीनस का नाम है और आई स्मॉल है क्योंकि ये स्पीशीज को डिनोट करता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो नाम को इजीली रीडेबल और आइडेंटिफाइबल बनाती है। इस रूल को फॉलो करना ज़रूरी है ताकि नाम कंसिस्टेंट रहे। फिर लास्ट है ऑथर का नाम। बायोलॉजिकल नाम के बाद ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन में LINN डॉट, इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब है LINN डॉट, ये डिनोट करता है लिनेयस को, कि लिनेयस ने इस स्पीशीज को पहली बार डिस्क्राइब किया। ये डिस्कवरी का क्रेडिट देने का एक तरीका है जो टेक्सोनॉमी में इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये बताता है कि इस स्पीशीज को किसने पहली बार साइंटिफिकली डिफाइन किया। ऑथर का नाम देना ज़रूरी होता है लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। ऑथर का नाम तब दिया जाता है जब आप उस साइंटिस्ट को क्रेडिट देना चाहते हैं जिन्होंने पहली बार उस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। ये टेक्सोनॉमी में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पर हर कॉन्टेक्स्ट में इसकी ज़रूरत नहीं होती। जनरली ऑथर का नाम साइंटिफिक लिटरेचर, टेक्सोनॉमिक रिविजन्स और स्पीशीज डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर बात कर रहे हैं या जनरल डिस्कशन चल रहा है, छोटे मोटे आपके एग्जाम्स वगैरह हैं, तो ऑथर का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप साइंटिफिक पेपर या फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो ऑथर का नाम देना चाहिए, लेकिन अगर आप बस जनरल इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इन रूल्स के ज़रिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो हमें टैक्सोनॉमी के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। इससे ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना पॉसिबल होता है जिससे दुनिया भर के लोग एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पुकार सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मेन मकसद ये था कि हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक और स्टैंडर्ड नाम दिया जा सके। बाइनोमियल मतलब दो नामों वाला। ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी की तरह है। जैसे आपके नाम में एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम होता है, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म के नाम में एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इस सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का नाम दो पार्ट्स में होता है, एक जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नाम उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को दिखाता है और स्पेसिफिक एपिथेट उसकी स्पीशीज को इंडिकेट करता है। एक कॉमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं है पर आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए, जैसे मेरा नाम रोहित यादव है। यहाँ रोहित मेरा फर्स्ट नेम है जो मुझे स्पेसिफिक रूप से आइडेंटिफाई करता है, और यादव मेरा फैमिली नेम है जो मेरे परिवार या खानदान को दिखाता है। इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का भी एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम होता है जो उसकी आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म के नाम दो हिस्सों में होता है। जेनरिक नेम पहला यानी जीनस, ये उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का नाम है जिसमें उसकी फैमिली या खानदान के और भी दूसरे मेंबर हो सकते हैं। जैसे मेरा फैमिली नेम यादव है, वैसे ही आम के पेड़ का जीनस मैंगीफेरा है। मैंगीफेरा के जीनस में आम की अलग अलग स्पीशीज ढेर सारी आ सकती हैं, आती भी हैं, जो थोड़ा थोड़ा अलग होते हुए भी एक जैसे फीचर्स शेयर करते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। ये उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नाम है जो उसकी एग्जैक्ट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मेरा फर्स्ट नेम रोहित है, वैसे ही आम का स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका है जो स्पेसिफिकली इंडिया में पाया जाने वाले आमों को कहते हैं। इंडिका का मतलब होता है इंडिया से या इंडियन ओरिजिन का। इसी तरह मैंगीफेरा इंडिका का मतलब हुआ इंडिया का आम। मैंगीफेरा जीनस में दूसरे कंट्रीज के आम भी शामिल होते हैं, जैसे मैंगीफेरा अल्टीसिमा, ये आम
कि एक और स्पीसीज है जो फिलीपींस में मिलती है। यहाँ अल्टिसिमा स्पेसिफिक एपिथेट है जो इस आम के अलग पहचान को बताता है। जो मैंगीफेरा कैसिया है, ये स्पीसीज इंडोनेशिया में मिलती है, आम की स्पीसीज, और इसका स्पेसिफिक एपिथेट कैसिया CAESIA है जो उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को दिखाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, शेर यानी पैंथेरा लियो। शेर का जो साइंटिफिक नाम है वो है पैंथेरा लियो, जो इसका जेनेरिक नेम है वो है पैंथेरा, यानी इसके परिवार का, इसके खानदान का, इसके जैसे दिखने वालों का। ये नाम उस ग्रुप को बताता है जिसमें बड़े शिकारी, जो पैंथेरा है, ये नाम उस ग्रुप को दिया गया है जिसमें बड़े शिकारी जैसे शेर और बाघ आते हैं। इस जीनस के मेंबर्स में शक्तिशाली और बड़े शिकारी होते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है लियो, ये नाम स्पेसिफिकली शेर को दिखाता है। जैसे रोहित मेरा स्पेसिफिक नाम है, वैसे ही लियो सिर्फ शेर को इंडिकेट करता है। पैंथेरा टिग्रिस यहाँ पैंथेरा जीनस का नाम है और टिग्रिस स्पेसिफिक एपिथेट है जो बाघ को इंडिकेट करता है। पैंथेरा ओनका ये जगुअर का साइंटिफिक नेम है जिसमें ओनका उसकी स्पीसीज को बताता है। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम एक यूनिक आइडेंटिटी देने का सिस्टम है जो हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नाम बनाता है। इससे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स एक ही नाम को समझ सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। जैसे रोहित यादव नाम दुनिया में मेरी पहचान है, वैसे ही मैंगीफेरा इंडिका आम की एक स्पेसिफिक प्रजाति की पहचान है। और ये बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम का सब कुछ 2 इंटरनेशनल कोड्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये 2 इंटरनेशनल जो कोड्स हैं वो बताते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैसे नेमिंग के लिए यूज किया जाए, कैसे नाम रखे जाए, क्या नाम रखे जाए। दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि अगर उनका नाम रखने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम ना हो तो सब कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। हर साइंटिस्ट अपने अपने नाम रख दे तो सोचिए कितनी कंफ्यूजन होगी। सारे साइंटिस्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ही नाम रख दे फिर भी कंफ्यूजन होगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। इन्हें इंटरनेशनल कोड्स कहते हैं और ये कोड्स इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का नाम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में स्टडी किया जा रहा हो। इसमें से जो पहला कोड है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN। ये कोड सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज होता है। प्लांट्स के साइंटिफिक नाम रखने के लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं वो ICBN में डिफाइन होते हैं। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। हर प्लांट का नाम 2 पार्ट्स में होता है, जैसा हमने अभी देखा, जीनस और स्पीसीज। जैसे एक मैंगो ट्री का साइंटिफिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जिसमें मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज। ICBN का काम ये इंश्योर करना है कि प्लांट्स के नाम कंसिस्टेंट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल और गाइडलाइंस होते हैं, जैसे नाम लैटिन लैंग्वेज में हो और ये नाम किसी और प्लांट से मैच न करता हो। फिर है ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जब बात एनिमल्स की होती है तो उनके नाम रखने के लिए ICZN का यूज होता है। यह कोड एनिमल्स के साइंटिफिक नाम के लिए रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको एक नए एनिमल की स्पीसीज मिल जाए तो आप उसका नाम ICZN के रूल्स के हिसाब से रखेंगे। इस कोड का पर्पस ये है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट एक स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम को फॉलो करें ताकि किसी भी एनिमल का नाम सब जगह सेम हो, एक जैसा। जैसे पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है, जिसमें पैंथेरा जीनस है और लियो स्पीसीज है। ये जो नाम है वो ICZN के रूल्स के मुताबिक है, इसलिए ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। इन दोनों इंटरनेशनल कोड्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और कंसिस्टेंट हो। इस सिस्टमेटिक्स के चार्ट में हमने टेक्सोनॉमी के अंडर नेमिंग को समझ लिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और इसको गवर्न करने वाले ICBN और ICZN। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसे एक लाइब्रेरी में किताबें अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज होती हैं, वैसे ही टेक्सोनॉमी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है ताकि हम उन्हें अच्छे से समझ सकें।
टेक्सोनॉमी में हर ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक ग्रुप में रखा जाता है जिसे टैक्सन कहते हैं। टैक्सन एक ऐसी यूनिट है जो एक या ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर फीचर्स के आधार पर एक साथ रखती है। ये टैक्सा जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली etc. हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। इन बॉक्सेस को टैक्सन कहते हैं। ये भी टैक्सन, सब अलग अलग टैक्सन। ये सब बॉक्सेस अलग अलग टैक्सन हैं, लेकिन एक साथ इन बॉक्सेस को टैक्सा कहा जाता है। और इस टैक्सा की साइंस को टैक्सोनॉमी ये एक अच्छे सिस्टम जैसे बनाया गया है बॉक्सेस का यूज़ करके, इसलिए इसे सिस्टमेटिक साइंस को सिस्टमेटिक्स कहा गया है। इस कैटेगराइजेशन को एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में रखा जाता है, लिखा जाता है, जिसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ये हायरार्की एक ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे सबसे स्पेसिफिक लेवल यानी सबसे नीचे लेवल पे, सबसे फाउंडेशनल लेवल पे स्पीसीज होती हैं, और सबसे बड़े लेवल पे किंगडम। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हर उस लेवल को कहते हैं जो इस हायरार्की में आती है। जैसे स्पीसीज ये भी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इस इमेज में आप लाइफ और डोमेन से लेकर स्पीसीज तक का एक हायरार्की को देख सकते हैं। हम यहाँ डोमेन की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में हमारी चर्चा किंगडम तक ही सीमित है। डोमेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक और नया लेकिन एडवांस लेवल है जो बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता है। इसलिए इस सिलेबस के दायरे में ही हम अपने फोकस को किंगडम तक ही रखेंगे। किंगडम ऑर्गेनिजम्स को उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा जाता है जो उनके फिजिकल फीचर्स और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर से संबंधित होते हैं। किंगडम से नीचे की कैटेगरीज यानी कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में ऑर्गेनिजम्स को और भी स्पेसिफिक फीचर्स के आधार पर ग्रुप किया जाता है। हर स्टेप पर ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रुपिंग है वो और कम होती जाती है, स्पेसिफिक होती जाती है, छोटी होती जाती है, जिससे उनके बीच की जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं वो अच्छे से हमें समझ में आते हैं। टैक्सोनॉमी में जो किंगडम तक की क्लासिफिकेशन है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे पहले ऑर्गेनिजम्स के दिखने वाले एट्रीब्यूट्स जैसे रंग, आकार, प्रकार और इंटरनल स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता था। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग किंगडम्स में रखा गया क्योंकि उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स और फंक्शनिंग में काफ़ी अंतर होता था। कुछ ऑर्गेनिजम्स को बिहेवियर जैसे उनका खाना, रिप्रोडक्टिव मेथड्स और हैबिटेट भी क्लासिफिकेशन का एक आधार बना। जैसे एनिमल्स को और क्लासिफाई करते वक्त उन्होंने खाने के तरीके यानी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स के रूप में अलग अलग रूप में रखा जा सकता है। किंगडम लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को उनके रिप्रोडक्शन के मेथड के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे प्लांट्स को फ्लावरिंग यानी एंजियोस्पर्म्स और नॉन फ्लावरिंग यानी जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप्स में बांटा जाता है। किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग रखा जाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग। प्राचीन काल से ही लोग जीवन को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो कार्ल लिनस का रहा है, जिन्होंने 18वीं सदी में बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम डेवलप किया। इन्होंने ही ये सिस्टम डेवलप किया था। लिनस ने ऑर्गेनिजम्स को उनके दिखने वाले फिजिकल फीचर्स के आधार पर ये क्लासिफाई किया, जो उन दिनों के लिए सबसे बेस्ट तरीका था। किंगडम से शुरू करते हुए उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को और छोटे स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड किया, जैसे स्पीसीज और जीनस। जब जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे नए विज्ञान आगे बढ़े तो हमें पता चला कि फिजिकल फीचर्स के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप्स को, संबंधों को दिखाती हैं। डीएनए एनालिसिस ने हमें उन इनविजिबल पैटर्न्स को देखने का मौका दिया जिनके आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स की एक और एक्यूरेट ग्रुपिंग कर सकते थे। लेकिन ये मेथड्स एडवांस रिसर्च के लिए हैं और आप इस सिलेबस के दायरे में उन्हें समझना ज़रूरी नहीं है, इसलिए नहीं समझेंगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने के लिए इवोल्यूशनरी ट्री यानी फाइलोजेनेटिक ट्री का भी यूज़ होता है।
लेकिन बेसिक लेवल पर किंगडम तक का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको ऑर्गेनिजम्स के बड़े ग्रुप्स को जो डिफरेंसेस हैं वो और जो सिमिलरिटीज़ हैं वो समझने में मदद करेगा। चलिए अब हम टैक्सोनॉमी की मेन कैटेगरीज के बारे में डिटेल में समझते हैं। इन कैटेगरीज का यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, जिससे उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं या जो उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उनको समझना आसान हो जाता है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एक हायरार्की के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सबसे जो छोटी यूनिट है वहाँ से लेकर जो सबसे बड़ी यूनिट है ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है उनमें। इस हायरार्की में जो कैटेगरीज आती हैं वो हैं स्पीसीज सबसे नीचे, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इस हायरार्की को आसानी से हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। 7 गेट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन किंगडम। इस सेंटेंस में 7 के S से स्पीसीज, गेट्स के G से जीनस, फॉर के F से फैमिली, ऑर्गेनाइजिंग के O से ऑर्डर, क्लासिफिकेशन के C से क्लास, प्रोसेस के P से फाइलम और किंगडम के K से किंगडम। अब एक एक करके हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्पीसीज से। स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी फर्टाइल हों, यानी वे अपने फ्यूचर जनरेशन्स में भी रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हों। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को पहचानते हैं तो हम उनके जेनेटिक, मॉर्फोलॉजिकल यानी फॉर्म और स्ट्रक्चर और उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्पीसीज से क्लासिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है, जिसमें स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे कि जीनस, फैमिली और ऑर्डर में रखा जाता है। A species is a group of organisms that may interbreed and reproduce offspring that is also capable of reproducing the same kind। ये हमारी डिफिनीशन है। अगर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये उनकी एक ही स्पीसीज में होने का पक्का सिग्नल होती है। जैसे डोमेस्टिक डॉग्स का एक एग्जांपल लेते हैं, पालतू कुत्तों का। चाहे डॉग की ब्रीड कोई भी हो, जर्मन शेफर्ड हो, लैब्राडोर हो या कोई भी हो, ये सभी एक ही स्पीसीज यानी कैनिस लूपस फैमिलियरिस के मेंबर हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में सिर्फ 2 नाम होते हैं, जीनस और स्पीसीज, लेकिन कैनिस लूपस फैमिलियरिस के कंटेक्स्ट में आपको 3 नाम दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो कैनिस है ये जीनस का नाम है। कैनिस जीनस में कई प्रकार के कुत्तों के अलावा भेड़िया यानी वुल्स और जैकल यानी जैकल शामिल होते हैं। जो लूपस है ये स्पीसीज का नाम है। लूपस लैटिन का शब्द है जिसका मतलब वुल्फ होता है। इसका मतलब हुआ कि कैनिस लूपस नाम से ये एक वुल्फ की प्रजाति है। फिर फैमिलियरिस देखिए, यहाँ पर जो तीसरा नाम है ये एक सब स्पीसीज का नाम है। डोमेस्टिक डॉग्स यानी जो घर के जो पालतू कुत्ते हैं वो कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस हैं। इसलिए कहा जाता है इनको ऐसा क्योंकि ये वुल्स के एक स्पेसिफिक सब स्पीसीज हैं जो डोमेस्टिकेटेड या घर के कुत्तों में बन गए हैं। पहले ये भेड़िए थे इसलिए डोमेस्टिक यानी जब ये भेड़िए थे तो कैनिस लूपस थे, लेकिन अभी भी ये ब्रीड कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग फर्टाइल पैदा कर सकते हैं। जैसे जो सब स्पीसीज का यूज तब होता है जब एक स्पीसीज के अंदर कुछ ग्रुप्स में इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं कि उन्हें अलग कैटेगराइज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि उन्हें एक ही स्पीसीज में रखा जा सकता है। तो कैनिस लूपस फैमिलियरिस का मतलब है डोमेस्टिकेटेड डॉग, जो कैनिस लूपस यानी वुल्फ का एक डोमेस्टिकेटेड सब स्पीसीज है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का बेस 2 ही नाम पर होता है, जीनस और स्पीसीज। लेकिन जब एक स्पीसीज के अंदर और भी डिस्टिंक्शंस होते हैं तब उस स्पीसीज के बाद एक और टर्म जोड़ा जाता है जिसे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये थर्ड नेम सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फैमिलियरिस डोमेस्टिक डॉग्स के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस में कैनिस लूपस वुल्फ का साइंटिफिक नाम है और फैमिलियरिस उन वुल्फ्स के नाम हैं जो डोमेस्टिक कुत्ते बन गए हैं। तो जब आप ये नाम लिखेंगे तो आपको तीनों नामों के नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा।
याद रखिएगा 3 नाम के नीचे अलग अलग अंडरलाइन होनी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूअस अंडरलाइन नहीं चलेगी। ये सभी डॉग्स आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल पपीज पैदा कर सकते हैं जो आगे जाकर खुद भी रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं। इस वजह से इन सभी ब्रीड्स को एक ही स्पीसीज में रखा जाता है। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी पहचानने के लिए कि कौन सी स्पीसीज है, जेनेटिक एनालिसिस एक अच्छा टूल है, पावरफुल टूल है। जेनेटिक एनालिसिस से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं और डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए साइंटिस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करते हैं, डीएनए को, और उसका कंपैरिजन दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए हैं उनसे करते हैं, मैच करते हैं। अगर 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए सीक्वेंस बहुत मिलते जुलते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो स्पीसीज या तो एक हैं या आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अब आप पूछेंगे डीएनए क्या होता है। देखिए, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में पाया जाता है। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो डिसाइड करती है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे दिखेगा, कैसे काम करेगा और कैसे डेवलप होगा। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स यानी स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह होता है, जिसमें जेनेटिक कोड होता है जो हमारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। डीएनए सीक्वेंसिंग में डीएनए का जो बेस पेयर है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। डीएनए सीक्वेंसिंग में जो डीएनए का बेस पेयर्स हैं जिन्हें जेनेटिक कोड कहा जाता है, उसका ऑर्डर देखा जाता है। इस ऑर्डर को कंपेयर करके साइंटिस्ट ये समझ पाते हैं कि 2 ऑर्गेनिजम्स कितना क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर 2 ऑर्गेनिजम्स का डीएनए सीक्वेंस मिलता जुलता है तो उनके एक ही स्पीसीज के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स जिनके फिजिकल डिफरेंसेस देखने में मुश्किल होती है, पता नहीं चलता है कि अलग हैं कि एक हैं, उनको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल होता है। जेनेटिक एनालिसिस खासकर डीएनए सीक्वेंसेस से हम स्पीसीज को पहचानने में ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से काम कर पाते हैं, खासकर उन केसेस में जहां सिर्फ फिजिकल फीचर्स से आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है। एक और एग्जांपल है लायंस, पैंथेरा लियो और टाइगर्स यानी पैंथेरा टिग्रिस का। ये दोनों अलग स्पीसीज हैं क्योंकि नेचुरल कंडीशंस में ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते, और अगर कभी करते भी हैं जैसे कि जू में या जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान होता है, तो उनके ऑफस्प्रिंग जो निकलते हैं वो होते हैं लाइगर्स या टाइगर्स, मतलब एक टाइगर एक लायन। लेकिन जो ये पैदा होते हैं लाइगर्स और टाइगर्स, ये मोस्टली स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब ये आगे जाकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए लायंस और टाइगर्स को अलग स्पीसीज के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। हालांकि ये दोनों एक ही जीनस पैंथेरा में शामिल है। स्पीसीज का कॉन्सेप्ट एक इवोल्यूशनरी यूनिट के रूप में भी काम करता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व होते हैं, नए स्पीसीज का जन्म होता है। ये इवोल्यूशन कभी कभी जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण होता है, जैसे हमने शुरू में देखा। इसमें एक स्पीसीज के मेंबर्स अलग अलग रीजन्स में रहने लगते हैं और धीरे धीरे इतने अलग हो जाते हैं कि वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये प्रक्रिया एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहलाती है और ये स्पीसीज फॉर्मेशन का एक मेन तरीका है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्पीसीज को डिफाइन करना और आइडेंटिफाई करना टैक्सोनॉमी का सबसे पहला और नेसेसरी स्टेप होता है। अगर स्पीसीज की पहचान सही तरीके से न हो तो टैक्सोनॉमी के जो हायरार्की का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो सकता है, क्योंकि स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन ही क्लासिफिकेशन का बेस है, आधार है। इसीलिए स्पीसीज को एक्यूरेटली डिफाइन करना साइंटिफिक क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी स्टडीज़ का एक बेस पार्ट है, जो हमें लिविंग वर्ल्ड के डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को समझने में मदद करता है। स्पीसीज के बाद है जीनस। जीनस को समझते हैं। जीनस एक ऐसी टैक्सोनॉमिक रैंक है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक ग्रुप में रखती है। जीनस का कॉन्सेप्ट हमें स्पीसीज के बीच ये बताता है कि कभी एक जीनस के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं वो कभी एक ही पेरेंट से निकले थे बहुत पहले, लेकिन अभी अंतर इतना हो गया है कि ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक समय एक फैमिली के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं कभी उनके पेरेंट सेम थे, लेकिन बहुत बहुत पहले, और ये चार्ट ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता है।
और अंत में ऐसे ट्रैक करते करते हम वहाँ पहुँच जाते हैं जब जितनी भी लाइफ है अर्थ पे उन सबके पेरेंट्स एक थे उस समय। सबके, मेरे, आपके, जितने भी ट्रीज आपके आसपास हैं उन सब के भी, मच्छर, डायनासोर, व्हेल्स, शार्क, पेंगुइन्स, सबके। और ये कब कैसे हम अलग हुए इसकी पूरी साइंस है सबूतों के साथ। इसे प्रूफ किया गया है कि सबके कॉमन एंसेस्टर्स एक थे कभी। और ये पूरी हिस्ट्री, ये पूरा इवोल्यूशन ही हम सिस्टमेटिक्स में पढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये पूरी स्लाइड की PDF आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पैंथेरा जीनस को देखिए। इस जीनस में पैंथेरा लियो यानी शेर, पैंथेरा टिग्रिस यानी बाघ, पैंथेरा ओनका यानी जगुआर, और पैंथेरा पारदुस यानी कि लियोपर्ड यानी तेंदुआ, और पैंथेरा यूनिका यानी स्नो लेपर्ड। इन सब के साइज, शेप और बिहेवियरल जो पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। जैसे इनका शिकार करने का तरीका, बॉडी का स्ट्रक्चर और दहाड़ने की जो इनकी एबिलिटी है रोर करने की, जो इन्हें पैंथेरा जीनस में ग्रुप करती है। पैंथेरा जीनस वाले यही काम करते हैं। इन सभी स्पीसीज में कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं जो उन्हें अलग स्पीसीज बनाते हैं, जैसे इनकी बॉडी का कलर, स्ट्राइप पैटर्न और उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी जीनस की स्पीसीज को स्टडी करते हैं तो हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये स्पीसीज कैसे एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ने अपने अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार कैसे विकास किया है और कुछ खास नए ट्रेड्स, कुछ नई विशेषताएं एक्वायर किए हैं जो इन्हें अलग स्पीसीज बनाती हैं। एक और एग्जाम्पल के रूप में होमो जीनस को लेते हैं। इस जेनस में होमो स्पीसीज के अलावा और भी स्पीसीज थी। होमो निएंडरथैलेनेसिस, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये सभी स्पीसीज अपने फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स में कुछ सिमिलरिटीज रखते थे, जैसे अपराइट वॉकिंग, टूल मेकिंग एबिलिटीज और ब्रेन का साइज। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के कारण इन्हें अलग स्पीसीज माना जाता है। जैसे डॉग्स को 2 नाम की जगह 3 नाम दिए गए, ठीक वैसे ही मॉडर्न ह्यूमंस यानी हमारे भी 3 नाम हैं। होमो सेपियंस सेपियंस। 3 नाम क्यों है देखिए। जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस बहुत टाइम से इवॉल्व करते आए हैं, यानी वो टाइम के साथ चेंज होते गए हैं। सबसे पहले जो ह्यूमंस थे उन्हें होमो सेपियंस कहा गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ह्यूमंस और ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस होते गए। साइंटिस्ट ने देखा कि पुराने होमो सेपियंस और हम जो आज के ज़माने के ह्यूमंस हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में सबसे पहले होमो सेपियंस आए। ये वो ह्यूमंस थे जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते थे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से थोड़े सिंपल थे। फिर लगभग 50,000 साल पहले ह्यूमंस ने और एडवांस चीज़ें सीखनी शुरू की, जैसे बेटर टूल्स बनाना, पेंटिंग करना, लैंग्वेज डेवलप करना और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बनाना। ये ह्यूमंस पुराने होमो सेपियंस से ज़्यादा स्मार्ट थे, इसलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हमें उन पुराने ह्यूमंस से अलग पहचान देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हमारे नाम में एक और सेपियंस ऐड कर दिया और ऐसे हमें होमो सेपियंस सेपियंस नाम मिला। ये नाम दिखाता है कि हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं जो उन पुराने होमो सेपियंस से थोड़े अलग हैं, लेकिन अभी भी एक ही स्पीसीज का पार्ट है। जीनस के माध्यम से हम देख पाते हैं कि कैसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कभी एक ही थे, पर ये इवोल्यूशन के दौरान ये टाइम के साथ इनके बीच डिफरेंसेस इतने डेवलप हो गए कि ये अलग स्पीसीज बन गई। अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ ऐसे जेनरा शामिल होते हैं जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जेनरा मतलब जीनस का प्लूरल। जब ढेर सारे जीनस मिलते हैं तो उसे जेनरा कहा जाता है। फैमिली के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जेनरा में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो इनके कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन के कारण होते हैं, लेकिन इन कॉमन ट्रेट्स के बावजूद उनमें इतने डिफरेंसेस भी होते हैं कि उन्हें अलग अलग जेनरा में रखा जाता है। फैमिली लेवल पर ऑर्गेनिजम्स में कुछ फंडामेंटल ट्रेट्स कॉमन होते हैं,
एग्जाम्पल से समझते हैं। फेलिडे फैमिली को लेते हैं, जिसमें सभी कैट्स शामिल होती हैं, चाहे घर की बिल्ली हो या शेर। इस फैमिली में अलग अलग जनरा होते हैं, जैसे पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा में लायंस और टाइगर्स आते हैं, जबकि फेलिस में घर की बिल्ली शामिल होती है। ये सभी अपने अपने जीनस और स्पीसीज के होते हुए भी कुछ कॉमन ट्रेट्स शेयर करते हैं, जैसे रिट्रैक्टेबल क्लॉज यानी उनके पंजों का बाहर निकलना और अंदर छुप जाना, शार्प टीथ और मीट खाना। इन कॉमन ट्रेट्स की वजह से ये सभी फेलिडे फैमिली का एक हिस्सा है। कैनिडे फैमिली एक और उदाहरण है, जिसमें सभी डॉग्स आते हैं, जैसे वुल्स, फॉक्सेस और घर के डॉग्स। इन सब में कुछ कॉमन फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं जो इन्हें कैनिडे फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। ये सभी एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं और इनका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी सेम होता है एक दूसरे से, जैसे लॉन्ग स्नाउट्स, शार्प कैनाइन्स और पैक बिहेवियर। ये मिलकर इकट्ठा शिकार करते हैं। फिर अगला है ऑर्डर। ऑर्डर टैक्सोनॉमी में फैमिली से एक बड़ी कैटेगरी होती है, जिसमें कई रिलेटेड फैमिलीज को ग्रुप किया जाता है। इस लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के बीच सिमिलरिटीज उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोलॉजिकल रोल्स और इवोल्यूशनरी पैटर्न्स के आधार पर होती है। एग्जाम्पल लीजिए, कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें वो सब फैमिलीज आती हैं जिनके मेंबर्स मोस्टली मीट ईटर्स होते हैं, जैसे फेलिडे यानी कैट्स, कैनिडे यानी डॉग्स और उर्सिडे यानी बेयर्स। ये सभी जो फैमिलीज़ हैं वो भले ही अलग अलग स्पीसीज़ की हों, इनके अंदर बहुत सी अलग अलग स्पीसीज़ हों, लेकिन इनमें एक कॉमन ट्रेट है, एक कॉमन चीज़ है, वो है इनका मीट खाना। जैसे टाइगर, डॉग और बेयर, इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है इनका शिकार करने का तरीका और उनकी डाइट यानी मीट। ऑर्डर लेवल पर जो क्लासिफिकेशन है उससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे ये स्पीसीज़ अपने इन्वायरमेंट के साथ एडाप्ट हुए हैं और कैसे उनका इवोल्यूशन उन्हें अलग अलग हैबिटेट्स में भी सर्वाइव करने की क्षमता देता है। ऑर्डर के बाद है क्लास। क्लास टैक्सोनॉमी का एक और बड़ा लेवल है, जिसमें कई रिलेटेड ऑर्डर्स को एक ही बड़े से ग्रुप में रखा जाता है। इस लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के बीच सिमिलरिटीज उनके सबसे जनरल और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो मैमिलिया क्लास है उसमें सब मैमल्स आते हैं। इस क्लास में कार्निवोरा यानी मीट ईटर्स, प्राइमेट्स यानी ह्यूमंस और मंकीज और रोडेंशिया यानी माइस और स्क्वेरल्स जैसे ऑर्डर्स शामिल हैं। मैमेलिया क्लास के मेंबर्स वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड यानी हमारी जो बॉडी है वो खून के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है, जिनका शरीर अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सक्षम होता है, उन्हें हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं। जो इनके शरीर हैं उन पे हेयर या फर होता है जो उनकी बॉडी को गर्म रखता है, और सब मैमल्स अपने यंग वंस को मिल्क से फीड करते हैं। ये ट्रेट्स जितने भी एनिमल्स में हैं ये सब उन्हें हम मैमल्स क्लास का हिस्सा मानते हैं, हिस्सा बनाते हैं। फिर उसके बाद है फाइलम। फाइलम टैक्सोनॉमी में एक और बड़ा लेवल है, सेकेंड बिगेस्ट किंगडम के बाद है ये, जिसमें कई रिलेटेड क्लासेस को ग्रुप किया जाता है। फाइलम ऑर्गेनिजम्स को उनके फंडामेंटल बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर कैटेगराइज करता है, जैसे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम में वो सब एनिमल्स आते हैं जिनके पास किसी न किसी जीवन के स्टेज पर बैकबोन या नोटोकॉर्ड होती हो। इस फाइलम में ममीलिया यानी मैमल्स, एव्स यानी बर्ड्स, रेप्टिलिया यानी रेप्टाइल्स और एम्फीबिया यानी एम्फीबियस जैसे क्लासेस जो है वो शामिल है। ये सभी क्लासेस अपने अपने तरीके से अलग हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन ट्रेट है, एक चीज़ सेम है, वो है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। इन सब की बॉडी में किसी न किसी स्टेज में एक नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी होती है। फिर जो लास्ट है वो है हमारा किंगडम। किंगडम टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा लेवल है, जिसमें कई फाइला यानी जब ढेर सारे फाइलम मिलते हैं तो उसे फाइला कहा जाता है। तो इसमें कई फाइला को कंबाइन करके ऑर्गेनिजम्स के सबसे बड़े और डाइवर्स ग्रुप को क्लासिफाई किया जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लेवल का सबसे बड़ा लेवल है, जहां ऑर्गेनिजम्स के सबसे बेसिक और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया।
अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, 2-2 4-4 लाइन में। आगे वाले जो चैप्टर्स हैं आपके, उनमें हम बहुत डिटेल में इनको पढ़ना है हमें। पहला है मोनेरा। मोनेरा किंगडम में सब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास सेल में न्यूक्लियाई नहीं होता। इस किंगडम में बैक्टीरिया और आर्किया जैसे ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंगल सेल के होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिकम्पोजिशन और डाइजेशन जैसे क्रूशियल जो प्रोसेस हैं उसमें ये मददगार शामिल होते हैं। फिर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में सब सिंगल सेल, वहाँ पे देखिए सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक थे, यहाँ पे क्या है सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वाला। न्यूक्लियस के बाद जो टर्म है वो एग्जैक्ट जो है वो ट्रांसलेट होता है। इस किंगडम में एल्गी, अमीबा और पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स अपने कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं और ज़्यादातर एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकता है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके ये अपनी एनर्जी को ले सकते हैं, जिससे ये अपने एनवायरनमेंट में वर्सेटाइल और एडेप्टिव होते हैं। फिर है फंगी। फंगी किंगडम में सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डिकम्पोजर्स के रूप में काम करते हैं। इस किंगडम में मशरूम्स, ईस्ट और मोल्ड्स जैसे ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। ये अपना खाना एब्जॉर्ब करके लेते हैं। फंगी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज करते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बनाई जाती है। फिर है प्लांटे। प्लांटे किंगडम में सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस किंगडम में सभी प्लांट्स जैसे कि ट्रीज, श्रब्स और ग्रासेस को शामिल किया जाता है। प्लांटे के मेंबर्स के पास एक सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है, जो उनके स्ट्रक्चर को मजबूती देती है। प्लांट्स हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाते हैं जो सभी लिविंग बीइंग के लिए इसेंशियल है और फूड चेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये सबसे बेस वाला हिस्सा, माफ कीजिएगा। फिर है एनिमेलिया यानी एनिमल। एनिमेलिया किंगडम में सभी एनिमल्स शामिल होते हैं। एनिमेलिया के मेंबर्स के पास एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है जो उनके मूवमेंट और बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है। ये ऑर्गेनिजम्स अपने कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो छोटे इंसेक्ट्स हों या बड़े मैमल्स। एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट और लाइफस्टाइल्स में पाए जाते हैं, जिससे ये दुनिया के लगभग हर कोने में आपको देखने को मिल जाएंगे। किंगडम लेवल पर क्लासिफिकेशन हमें लाइफ के सबसे बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझने में मदद करता है। अगर आपको एक नई स्पीसीज मिलती है तो आप उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सेल स्ट्रक्चर और एनर्जी एक्विजिशन के तरीके को देखकर उसका किंगडम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाकी धीरे धीरे उसके इवोल्यूशनरी लीनिएज को भी हम समझ सकते हैं। इसके साथ हमने टैक्सोनॉमी का ये हायरार्किकल सिस्टम को समझ लिया। इस हायरार्की को आसानी से हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। 7 गेट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन किंगडम। इस सेंटेंस में 7 के S से स्पीसीज, गेट्स के G से जीनस, 4 के F से फैमिली, ऑर्गेनाइजिंग के O से ऑर्डर, क्लासिफिकेशन के C से क्लास, प्रोसेस के P से फाइलम और किंगडम्स के K से किंगडम। एनसीईआरटी के एक टेबल को समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज, ये हमारी टेबल है। इसमें कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन लिखा हुआ है। देखिए प्लांट्स में फाइलम की जगह पे हम डिवीजन लिखते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे किंगडम नहीं दिया है, हम किंगडम भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं मैन से। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस। किंगडम कौन सी होगी इसकी? एनिमेलिया। हम वापस किंगडम से हम आते हैं वापस पीछे की तरफ। इंसान यानी मैन एनिमेलिया किंगडम का हिस्सा है। इस किंगडम में सभी जीव, सभी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी इनके बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है। ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना दूसरे जीवों से लेते हैं और उनके पास मसल्स होते हैं।
जो इन्हें मूव करने में मदद करते हैं। फिर फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। ह्यूमंस कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसलिए हम कॉर्डेटा में आते हैं। ये बैकबोन का पार्ट होता है जो हमें सीधा चलने में, अपने बॉडी को सपोर्ट करने में मदद करता है। फिर क्लास, हमारा क्लास मैमिलिया है। ह्यूमंस मैमिलिया क्लास में आते हैं क्योंकि मैमल्स वो जीव होते हैं जो अपने यंग वंस को दूध पिलाते हैं। इनकी बॉडी पर फर या हेयर होता है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनकी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है। हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम इस क्लास में आते हैं, मैमिलिया में। फिर हमारा ऑर्डर क्या है? हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। इंसान प्राइमेट्स ऑर्डर का हिस्सा है। प्राइमेट्स के पास एक स्पेशल थंब होता है, अंगूठा, जो उन्हें चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है। इनका जो ब्रेन साइज है वो बड़ा होता है, जो इन्हें स्मार्ट और सोशल बनाता है। फिर हमारी फैमिली है होमिनिडे। ह्यूमंस होमिनिडे फैमिली के मेंबर्स हैं। इस फैमिली के मेंबर्स 2 पैरों पर सीधा चल सकते हैं और ये टूल्स यूज करने में माहिर होते हैं। हमारा जीनस होमो है। होमो जीनस के मेंबर जो हैं, जैसे कि होमोसेपियस, हम ये अपना खाना बनाने के लिए टूल्स का यूज करते हैं, आग का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात को समझा सकते हैं। फिर हमारे जो स्पीसीज है वो है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आज के मॉडर्न ह्यूमंस हैं, यानी हम जो दुनिया भर में रहते हैं। इन्होंने लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटीज़ बनाई जो इनको सबसे पावरफुल स्पीसीज बनाती है। फिर जो दूसरा है वो है हाउस फ्लाई, यानी मस्का डोमेस्टिका। किंगडम क्या है इसका? एनिमेलिया। एनिमेलिया क्यों? क्योंकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मूव कर सकता है और दूसरे जीवों से अपना खाना लेता है। इसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। हमारा फाइलम क्या था? कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा फाइलम में आती है। इस फाइलम के जीवों के पास एक हार्ड आउटर कवरिंग, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जैसे कॉकरोचेस में होता है, जॉइंटेड लेग्स और सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये फीचर्स उन्हें मूव करने और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। जो क्लास है हाउस फ्लाई का वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स के पास 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनके 6 लेग्स होते हैं और ये विंग्स डेवलप करते हैं जो उनके उड़ने में मदद करते हैं। हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है वो है डाइप्टेरा। हाउस फ्लाई डाइप्टेरा ऑर्डर में आती है, जिसमें इंसेक्ट्स के सिर्फ 1 पेयर विंग्स होते हैं। दूसरा पेयर विंग्स वेस्टिजिनर यानी यूजलेस बन जाता है, जो फ्लाइट में बैलेंस करने में मदद करता है। जो फैमिली है वो है मस्कीडे। मस्कीडे फैमिली के मेंबर्स अपना खाना लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे नेक्टर या डिकेइंग मैटर। जो जीनस है वो है मस्का। मस्का जीनस के हाउस फ्लाइज ह्यूमन हैबिटेट्स के करीब रहते हैं। ये उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसमें इनको खाना और रिप्रोड्यूस करने का अवसर मिलता है। फिर है स्पीसीज, यानी मस्का डोमेस्टिका। इसकी स्पीसीज है मस्का डोमेस्टिका। वो हाउस फ्लाई है जो घरों में पाई जाती है। ये फ्लाइज डिजीज फैलाने के लिए जानी जाती है और इनका फास्ट रिप्रोडक्शन साइकिल इनका सर्वाइवल को आसान बनाता है। फिर है तीसरा हमारा मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। किंगडम प्लांटेई। मैंगो एक प्लांटेई किंगडम का मेंबर है, जिसमें सब प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स अपना खाना सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फाइलम इनका क्या है? एंजियोस्पर्मा है। प्लांट्स के केस में फाइलम को डिवीजन कहा जाता है। मैंगो एंजियोस्पर्मा फाइलम का हिस्सा है, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट शामिल होते हैं। ये प्लांट्स अपने सीड्स को फ्रूट्स के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। जो क्लास है इनकी वो है डाइकोटाइलेडोने। इस क्लास के जो प्लांट्स हैं इसमें कॉटिलेडोन्स होते हैं, जो उनके सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। इन प्लांट्स के लीव्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो नेट जैसे होते हैं, जाली जैसे। जो इसका ऑर्डर है वो है सेपेंडियल्स। सेपेंडियल्स ऑर्डर के अंदर वुडी ट्रीज और श्रब्स आते हैं, जो अपने फ्लेशी फ्रूट्स के लिए जाने जाते हैं। मैंगो के फ्रूट्स भी फ्लेशी और स्वीट होते हैं, जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं और सीड डिस्पर्सन में मदद करते हैं। फिर फैमिली है इसकी इनाकार्डियेसियाई। इस फैमिली के मेंबर्स हैं ये, जिसमें हार्ड सीड्स और एडिबल फ्रूट्स वाले प्लांट्स आते हैं। यह फैमिली अपने स्वीट और टेस्टी फ्रूट्स के लिए फेमस है। इसका जीनस है मैंगीफेरा। मैंगीफेरा जीनस के जो प्लांट्स हैं वो फ्लेशी फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो सीड डिस्पर्सर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
मैंगो भी इसी जीनस का हिस्सा है, स्पीसीज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका वो मैंगो है जो इंडिया में पाया जाता है। ये मैंगो अपने स्वाद और रस के लिए जाना जाता है। बात करते हैं वीट की, यानी ट्रिटिकम एस्टिवम। किंगडम इसका प्लांट ही है। वीट भी प्लांट किंगडम का मेंबर है। ये प्लांट सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं और अपने एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। फाइलम एंजियोस्पर्म में, वीट एंजियोस्पर्म में फाइलम का हिस्सा है। डिवीज़न होगा यहाँ पे, क्योंकि फाइलम प्लांट्स के केस में डिवीज़न हो जाता है, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स शामिल होते हैं। ये प्लांट्स अपने सीड्स को फ्रूट्स के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। क्लास है इसकी मोनोकोटिलेडोने। इस क्लास के प्लांट्स में एक ही कोटिलेडोन होता है और इनके लीव्स का जो वेनेशन है वो पैरेलल होता है। वीट के लीव्स भी पैरेलल लाइंस के पैटर्न में ग्रो करते हैं। ऑर्डर इसका है पोएल्स। वीट पोएल्स ऑर्डर के मेंबर हैं, जिसमें ग्रासेस शामिल होते हैं। ये प्लांट्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं और सिंपल फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जो फैमिली है इसकी पोशेई, वीट पोसेई फैमिली का हिस्सा है, जिसमें लॉन्ग लीव्स और हॉलो स्टेम्स वाले प्लांट्स आते हैं। ये प्लांट्स वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। जीनस है इसका ट्रिटिकम। ट्रिटिकम जीनस के प्लांट्स स्टार्ची सीड्स बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए फूड सोर्स होते हैं। वीट भी इसी जीनस का हिस्सा है। फिर स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम। वो वीट्स हैं जो आज दुनिया भर में कंज्यूम होते हैं। ये वीट ह्यूमन डाइट का एक अच्छा खासा हिस्सा बने हुए हैं। इसके साथ क्लास 11 चैप्टर 1 खत्म हुआ। आइए अब एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? आंसर इसका, वी क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक इट इजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड देम। There are millions of different types of plants, animals, and other living things on Earth. By grouping them based on how they are similar and different, scientists can organize all this information. This helps us to see patterns like how certain animals are related, and it also helps us to learn more about their lives and how they interact with the world. Without classification, it would be very hard to keep track all of the different living things. अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो 17-18 लाख स्पीसीज़ को एक एक करके पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हम सिलेक्टेड बहुत कम ही जानकारी में, बहुत कम इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा जानकारी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ले पाते हैं। क्वेश्चन 2 है, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हमेशा चेंज क्यों हो रहे हैं? देखिए, classification systems change because our knowledge about living things keep growing. Scientists discover new species or they learn new things about the species we already know. For example, with new technology like DNA testing, scientists can look deeper into the genetic makeup of organisms. This can reveal relationships between species that we didn't see before. Because of these discoveries, scientists sometimes need to change how they group organisms to make sure the classification reflects what we know about them. This way, the system stays up to date and accurate. समझ गए आप? DNA की वजह से हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। नई जानकारी मिलने से जो हमारे पुराने क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स थे वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उठा के किसी दूसरे ग्रुप में रख दिया गया क्योंकि हमें पता चला कि वो उससे ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? आप जिनसे मिलते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया रख सकते हैं? आप एज रख सकते हैं, जॉब रख सकते हैं, जेंडर रख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस? हमें क्या जानने को मिलता है आइडेंटिफिकेशन से इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस को? देखिए, व्हेन वी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. Identification helps us understand how different species or people are unique and how they are connected to each other. For example, by identifying different species, scientists can study how they interact with their environment, what their role in nature is, and how they evolved over time. It also helps in conservation efforts because we can track which species are endangered and need protection. On a smaller scale, identifying individuals within a population can help us understand health trends, social behavior, and how communities function.
क्वेश्चन 5 है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। यहाँ पे आपको दो नाम दिया है मैंगीफेरा इंडिका में, दोनों में कैपिटल है। हमने पढ़ा कि पहला जो हमारा मैंगीफेरा का एम होगा वो कैपिटल होगा, और दूसरा जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इसको डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 है, डिफाइन अ टैक्सन। टैक्सन क्या होता है? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। टैक्सन क्या है? इसका जो प्लूरल होता है वो टैक्सा होता है, जो सिंगुलर है वो है टैक्सन। टैक्सन इज अ ग्रुप और कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय scientists to organize living things. Each taxon represents a level in the hierarchy of classification, from broad groups to very specific ones. Here are some examples of taxa at different levels. Species. This is the most specific level, एकदम फाउंडेशनल होती है नीचे की, जैसे कि Homo sapiens जो है is the species name for humans and Panthera is the species name for lions. Genus क्या होता है? This is a group of closely related species. For instance, the genus Homo includes humans and the genus Panthera includes lions, tigers and leopards. Family, this taxon groups together several genera. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, स्पीसीज मिलके जीनस बनाएंगे, जीनस मिलके फैमिली, फैमिली मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्लास, क्लास मिलके फाइलम। इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। So family पे आप देखेंगे, this taxon groups together several genera that share some similarities. For example, the family Hominidae includes great apes and humans, while the family Felidae includes all cats like lions and domestic cats. Order क्या है? This is a higher level that groups families together. For instance, the order Primates includes humans, monkeys and apes, while the order Carnivora includes meat-eating animals like dogs, cats and bears. Class क्या है? Class order को group करेगा. This groups together related orders. For example, the class Mammalia includes all mammals such as dogs, cats, humans and whales. फिर phylum. Phylum क्या है? This groups together related classes. For animals, an example is the phylum Chordata, which includes all animals with a backbone like fish, birds and mammals. फिर kingdom. This is one of the broadest categories. सबसे बड़ी. The kingdom Animalia includes all animals, while the kingdom Plantae includes all plants. These levels help scientists understand how all things are related, from the smallest and most specific groups species to the largest and most general group kingdom. ये ऐसे आपका स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन 7 है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। बिल्कुल, आप अगर याद रखे होंगे 7 गेट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन किंगडम, उसमें आपको आप तुरंत बता सकते हैं, और नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस ऑर्डर और फाइलम। क्वेश्चन 8 है, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीसीज। डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीसीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड। हमें स्पीसीज के बारे में पूछना है, जानकारी लेनी है कि ये वर्ड कैसे वेरी करता है अलग अलग जगहों पर। देखिए, species is a fundamental unit of classification in biology. It generally refers to a group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring under natural conditions. However, the exact definition can vary depending on the type of organisms being discussed. In higher plants and animals, for higher plants and animals, a species is typically defined by the ability of individuals to mate and produce fertile offspring. For example, all human belongs to the species Homo sapiens because they can interbreed and produce fertile children. In bacteria, the concept of species is more complex because bacteria do not reproduce sexually. Bacteria species are often defined based on genetic similarity, biochemical properties, and ecological rules. For example, bacteria with a certain level of genetic similarities and the same ecological niche might be considered the same species even though they don't reproduce like plants and animals do. This difference shows that the definition of species can depend on the organism being studied. Question 9. Define and understand the following terms. आपको बताना है और समझाना है। Phylum, class, family, order और genus. Phylum. A phylum is a large group of related classes of organisms. In animals, a phylum includes groups that share key body structures or characteristics. For example, the phylum Chordata includes all animals with a notochord such as fish, birds and mammals. Class.
A class is a group of related orders. It is more specific than a phylum, but broader than an order. For example, the class Mammalia includes all mammals, which are animals that have hair and produce milk for their young. Family. A family is a group of related genera. It is more specific than an order, but broader than a genus. For example, the family Felidae includes all cats such as lions, tigers, and domestic cats. Order क्या है? An order is a group of related families. It is more specific than a class but broader than a family. For example, the order Carnivora includes families like Felidae, which is cats, and Canidae, dogs. Genus. A genus is a group of related species. It is more specific than a family but broader than a species. For example, the genus Panthera includes big cats like lions, which is Panthera leo, and tigers, Panthera tigris. Question 10. Illustrate the taxonomical hierarchy with the suitable examples of a plant and an animal. एक प्लांट और एनिमल के हिसाब से हमें बताना है. तो मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं. मैंगो की बात की है हमने पूरे चैप्टर में, और एनिमल के केस में हमने लायन का लिया है, स्पीशीज पैंथेरा लियो. आप यहाँ पे इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा. मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपको ये स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ. इसके साथ साइंस का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हुआ. साइंस समझने और देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू.